Hello and welcome to your own beautiful सा channel साइंस यात्रा। तो आज इस क्लास में हमने पढ़ना है लाइफ प्रोसेस का पार्ट नंबर 2, रेस्पिरेशन। तो हमने पार्ट नंबर 1 में क्या पढ़ा, आपको वो वीडियो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा पिछली सारी वीडियोस का, जो हमने 3 वीडियोस कवर की न्यूट्रिशन टॉपिक पे। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि हमने जो फूड इनटेक किया, जो हमने फूड खाया, उसको डाइजेस्ट किया, हमारी सेल्स में एसिमिलेशन हुई, मीन हमारी बॉडी में वो सारा फूड सर्कुलेट हुआ, जितना भी एंड प्रोडक्ट्स बने गए, अब वो हमारी बॉडी यूटिलाइज कैसे करेगी उसको, हमने इस वीडियो में ये पढ़ना है। बहुत इजी टॉपिक, बहुत इजी है, बट थोड़ा ध्यान लगा के समझोगे तो कुछ भी नहीं है टॉपिक। ठीक है, तो रेस्पिरेशन सबसे पहले तो 90% बच्चों को यही लगता होगा कि जो हम सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं इसको ही हम रेस्पिरेशन कहते हैं, बट यू आर रॉन्ग। आप यहाँ पे गलत हो। कि रेस्पिरेशन क्या होता है और ब्रीदिंग ब्रीदिंग क्या होता है, ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या होता है कि जो हमने फूड खाया उसके साथ ऑक्सीजन क्या करेगी, मिलेगी, ठीक है, रिएक्ट करेगी, और उसमें से क्या निकल के आएगा, एनर्जी निकल के आएगी, जिससे हम क्या कर रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो, चल पा रहे हो, लिख पा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। हाँ, लिखने से याद आया, नो कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाओ। तो स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन, सबसे पहले हमने जो खाना खाया, तो क्या, द, सबसे पहले डेफिनेशन लिख रहे हैं, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी is known as रेस्पिरेशन। ठीक है, तो फूड को तोड़ना किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से, इसको हम क्या कह देंगे, रेस्पिरेशन कह देंगे। ये रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है, रेस्पिरेशन होगी हमारी सेल में। ठीक है, सेल में होगी रेस्पिरेशन। जितने भी प्रोसेस है वो हमारे साइटोप्लाज्म में होंगे और माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। 9th क्लास में हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म क्या होता है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली एक वो होता है, मीडियम प्रोवाइड करता है हमारे सेल को, जिसमें सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कौन सी होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। ये भी एक तरह की केमिकल रिएक्शन ही है। जो हम यहाँ पे फूड कह रहे हैं, ये फूड जो कह रहे हैं, ये मेनली है ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, तो फूड के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी या ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, तो वो क्या बनाएगी, हमें ये लास्ट प्रोडक्ट क्या चाहिए, एनर्जी का चाहिए। ठीक है, अच्छा, जो एनर्जी हमारी बनी सेल के अंदर, वो कहाँ पे स्टोर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस का मतलब क्या, उसके अंदर जितनी भी एनर्जी होगी वो स्टोर रहेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी जिसकी फुल फॉर्म क्या है, एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखना इस फुल फॉर्म को, आ सकती है बोर्ड में, बहुत चांसेस है इसके। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, हमारी जो सेल में ना, हमारे साइटोप्लाज्म में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं मेनली। तो हमारे साइटोप्लाज्म में कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये और ये चीजें हमारी सेल में मान लो प्रेजेंट है। ठीक है, ये ऐसे मटेरियल है जो हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो एडीपी, एक ये एटीपी है, ये अलग है, और एडीपी है वो अलग है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्राई आ रहा है। ट्राई का मतलब क्या है, 3 फॉस्फेट होंगे इसके अंदर, और यहाँ पे आ रहा है एडीपी मतलब एड्रीनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, अब एनर्जी जो ये एक लोअर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हमारे सेल में अवेलेबल रहती है। इसके साथ जैसे ही, अब मेरी बात सुनो,
एड्रीनोसिन डाइफॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट ग्रुप है, बस इसमें क्या हम ऐड करें कि ये एटीपी बन जाए। इसके अंदर सिर्फ हमें एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना पड़ेगा जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो इसके साथ जैसे ही ये मिलेगा तो ये क्या बनाएगा, एटीपी। तो मीन्स हमारी एनर्जी बन चुकी है। ठीक है, अब मान लो हमने क्या करनी है, एनर्जी बना के स्टोर करनी है, एनर्जी बना के स्टोर करनी है। तो एडीपी लेंगे, प्लस में ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है इसको पी से लिखेंगे, और प्लस जो हमारी एनर्जी बनी है फूड और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा के। कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सी बात है कि जो हमने फूड खाया था उसको हमने ऑक्सीजन के साथ क्या करवाना है, रिएक्ट करवाना है। ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है हमारे लंग्स से। ठीक है, लंग्स में से ऑक्सीजन आएगी फ्रॉम द एयर। ठीक है, हम इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। ये थोड़ी सी वीडियो आगे जाके हमने इसमें मैं अच्छे से बताऊंगा कि डिफ्यूजन का प्रोसेस कैसे चल रहा है हमारी लंग्स में। तो सबसे पहले आपको ये समझने की चीज है, मान लो ऑक्सीजन है, जो जो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, वो क्या प्रोड्यूस करेगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। और हमारी बॉडी में एडीपी प्रेजेंट है और एक फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट है, और इसके साथ ये वाली एनर्जी भी कंबाइन करेगी। अच्छा, मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब एडीपी के साथ फॉस्फेट ग्रुप बनता है, एडीपी के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, एनर्जी चाहिए इनको जोड़ने के लिए, तो लास्ट में हमारा एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, एटीपी, एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये प्रोसेस समझ आना चाहिए आपको कि एटीपी और एडीपी में क्या फर्क है। ठीक है, और एडीपी एटीपी में कैसे चेंज हुई है। ठीक है, अगर, अच्छा मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ छोटा सा, अगर आपको समझ आ गया तो आप आगे 20 सेकंड या 30 सेकंड वीडियो स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो फूड इनटेक किया था उसमें से सारे एंड प्रोडक्ट हमने निकाल लिए थे। ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गई, ये सब चीजें हमने एंड प्रोडक्ट निकाल लिए। अब हमने क्या किया, इनहेल एक्सेल कर रहे हैं। ऑक्सीजन आ गई हमारी ब्लड में, आ गई ऑक्सीजन। ब्लड क्या कर रही है, हर एक सेल के पास ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रही है, एसिमिलेट कर रही है, और जितने भी फूड मटेरियल था उसको भी वहां पे साथ साथ एसिमिलेट कर रही है। अब फूड और ऑक्सीजन जब सेल में मिलेंगे, वो क्या रिलीज करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। एनर्जी रिलीज करने के बाद उसको, एनर्जी को हम साइड में रख देंगे। साइड में रख के एनर्जी, हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या फिर सेल के अंदर क्या पड़ा है, एडीपी पड़ा है, एडीपी सब्सटेंस पड़ा है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एड्रीनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, एक सब्सटेंस पड़ा है हमारे सेल में जिसका नाम क्या है, एडीपी। और क्या पड़ा है हमारे सेल में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पड़ी है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, PO4। ठीक है, फॉस्फेट और ऑक्सीजन से मिलकर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाती है। जब एडीपी के साथ क्या जुड़ रही है, फॉस्फेट जुड़ रही है ठीक है, अब एडीपी पड़ा था सब्सटेंस, इसके साथ क्या जुड़ गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ गया, और क्या जुड़ गया, एनर्जी जुड़ गई जो हमने साइड में रखी थी। और ये सारा कुछ जुड़ के क्या बना देगा, एटीपी बनाएगा। जैसे ही एटीपी बनेगा, ये क्या होती है, हायर फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ये आपको समझ आना चाहिए। और एडीपी क्या होती है, एनर्जी होती है, बट लोअर फॉर्म की एनर्जी होती है। इतना कंसेप्ट समझ आया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। नोट डाउन कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आपको समझ आना चाहिए, फूड को हमने ब्रेक डाउन करना है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज द एनर्जी। ठीक है, एनर्जी को रिलीज करवाना है हमने, एनर्जी को रिलीज करवा के उसके बाद एटीपी में चेंज करना है। अब ये जो एटीपी एनर्जी है वो किस में, एटीपी एनर्जी वो किस में स्टोर हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके स्टोर हो जाएगी, जिसको हम क्या कह देते हैं, स्टो जिसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, जो सेल की करेंसी है उसको हम क्या कहते हैं, एटीपी। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कितने टाइप्स की, 2 टाइप की, एरोबिक एंड एनारोबिक। ठीक है, 2 टाइप की रेस्पिरेशन है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन।
एरोबिक और एनारोबिक में सिर्फ इतना सा फर्क है कि इसमें ऑक्सीजन लगती है, इसमें ऑक्सीजन नहीं लगती। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। याद रखना इस चीज को, एरोबिक और एनारोबिक को, कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज होगा बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज नहीं होगा। और जो मैं इक्वेशंस लिखवाऊंगा इसमें प्लीज उसको याद रखना कि हमने फूड को ब्रेक डाउन करना है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। फूड को ब्रेक डाउन करना है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो वो किस में आएगा? एरोबिक में आएगा। और विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन में क्या आएगा? हमेशा एनारोबिक रेस्पिरेशन आएगा। इसमें हमेशा more energy is produced। इसमें very less energy is produced। इस वीक में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सारा। लाइफ प्रोसेस, आगे ट्रांसपोर्टेशन है और फिर उसके बाद लास्ट एक्सक्रीशन है। इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। आज थर्सडे है, थर्सडे चल रहा है और संडे तक की चैप्टर मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, इसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, एरोबिक रेस्पिरेशन में और क्या होगा? इसमें आप इक्वेशंस लिखते हैं हम। डिफरेंस आ सकता है इसका एरोबिक और एनारोबिक का, इसको नोट डाउन कर लेना। और जो डिफरेंस आएगा वो मैं अपने नोट्स में पक्का प्रोवाइड करूंगा। बस थोड़ा सा टाइम और वेट कर सकते हो, मेरे नोट्स आने में कुछ ही देर और बाकी है। हैंड रिटन नोट्स ज्यादातर वेबसाइट क्या करती है, अपनी हैंड रिटन नोट्स कॉपी और पेस्ट कर लेती है, बट ये मेरे खुद के बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि आपको बोर्ड्स में, जो कि लिख के दे रहा हूँ इस चीज को, जो कि आपको बोर्ड्स में 95% प्लस दिला सकता है साइंस के अंदर। ठीक है, अगर इतने मार्क्स चाहिए तो जल्दी जाओ वेबसाइट पे www.scienceyatra.wix.com पे, जिसका लिंक मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। और वहां पे जाके आपको सारे नोट्स को या तो आप लिख सकते हो, ठीक है, बिकॉज हाथ से लिखी हुई चीज हमेशा याद रहती है। और वहां पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उसको भी ट्राई कर लेना। कहीं नहीं जाते मार्क्स, कहीं नहीं जाएंगे आपके मार्क्स। अच्छा, इसके बाद पढ़ते हैं एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक इसमें क्या था? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था, बिल्कुल ठीक है। और मैंने क्या कहा था? फूड लिख, फूड। फूड को क्या करना है? तोड़ना है। ग्लूकोज, ग्लूकोज कहा था लेने को, ग्लूकोज कहा था। अच्छा, इसके बाद ग्लूकोज के साथ क्या मिक्स होगा, क्या रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन। ठीक है, ये कहाँ चल रहा है? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में चल रहा है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सॉरी ये ना थोड़ी सी गड़बड़ होगी यहाँ पे। ग्लूकोज, अभी हम कहाँ चल रहे हैं? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में चल रहे हैं और यहाँ पे एक प्रोसेस होएगा ग्लाइकोलाइसिस। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ ताकि इजी हो समझने में भी। ग्लूकोज कहाँ पे एक्ट कर रहा है? साइटोप्लाज्म में। और कौन सा प्रोसेस चल रहा है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट। ये तिकड़म बच्चों को समझ नहीं आती। यहाँ पे लिखोगे 2 मॉलिक्यूल, इसके बाद लिखोगे CO2 प्लस में वाटर प्लस में 38 ATP। ये सारा प्रोसेस तुम्हारा ग्लाइकोलाइसिस को होएगा, ओ सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन को होएगा। एक चीज मेरी नोट डाउन करके रख लो कि जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का टूटेगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ C6H12O6।
जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का टूटेगा तो वो क्या बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट बनाएगा, पायरुविक एसिड बनाएगा। पायरुवेट एक सब्सटेंस का नाम है, अभी आपको नहीं बता सकते सब्सटेंस का नाम, बिकॉज ये हायर क्लासेस में आएगा और स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना पायरुवेट बनता है। अच्छा, ग्लूकोज को या फिर फूड को, मान लो ये फूड, इसको मैंने क्या करना है, तोड़ना है, या फूड को मैंने क्या करना है, तोड़ना है। तोड़ने के लिए मेरे को जो प्रोसेस लगेगा उसका नाम क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। इसका नाम क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। कि फूड को ब्रेक डाउन करना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस होगा, फूड टूटेगा, उसमें से पायरुवेट निकलेगा, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बनेंगे। फिर उसके बाद वो किस में जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे, एनर्जी हाउस ऑफ द सेल में जाएंगे, वहां पे क्या बनेगी, 38 एटीपी एनर्जी बनेगी, साथ में ये 2 चीजें भी बनेंगी। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड के थ्रू हमारे लंग्स तक आके डिफ्यूजन होगी और हम उसको क्या कर देंगे, एक्सेल कर देंगे। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस किसका होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन का होगा। इसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन हो गया तो करते हैं फिर आगे। तो मैं अभी ग्लाइकोलाइसिस की आपको एक डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, जिसको आप नोट्स में कवर कर लो। ग्लाइकोलाइसिस, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, किसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, फूड, इन द साइटोप्लाज्म इज नोन एज, इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। इस फूड की जगह, फूड की साथ में ब्रैकेट में लिख लेना ग्लूकोज। ठीक है, जैसे प्रोसेस का नाम है ना ग्लाइकोलाइसिस, तो तोड़ना भी उन्हें ग्लूकोज को ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस। ये तुम्हारी होगी एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने मेनली क्या पढ़ना है कि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी, O2 लिख देना यहाँ पे, प्रेजेंट है O2। अच्छा, पायरुवेट एक साइकिल, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें एक छोटी सी चीज, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे वो 11th क्लास में आएगी, बट चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ग्लूकोज गया, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, साइटोप्लाज्म में किसमें टूटा, पायरुवेट में। पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल बने, 2 मॉलिक्यूल बने। याद रखना, इसको एमसीक्यूज में आ सकता है। इफ देयर आर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, अगर 4 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के हैं तो पायरुवेट के कितने बनेंगे, कितने बनेंगे पायरुवेट के। अगर 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है तो 2 पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज तो कितना, 4 पायरुवेट। अगर 4 ग्लूकोज के हैं तो कहेंगे 8 पायरुवेट, याद रखना। ठीक है, डबल बनता है हमेशा पायरुवेट, और पायरुवेट जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, वो टूटेगा यहाँ पे पायरुवेट, तो किस किस में चेंज होएगा, 38 एटीपी एनर्जी बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। नोट कर लो, इसको इरेज कर रहा हूं। बच्चे 2 साल ही है पढ़ने के, पढ़ लो, सही रहोगे। ये तो आजकल बाहर देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। अभी दिल्ली में वो जो हुआ, साक्षी साहिल वाला, तो उसको सही नहीं हुआ वो चीज, बट वही बात है ना कि बच्चे अगर थोड़ा बहुत इलिटरेट, इलिटरेसी आती है थोड़ी बहुत, मेंटली बंदा होता है थोड़ा बहुत, वैसे मेंटली तो नहीं कह सकते, मीन्स कई बार सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो जाती है, पर अपने आप को थोड़ा आराम से, कि आपकी पता है क्या है, आपकी एज जो है अभी, वो ये काम करने के लिए नहीं बनी है। ठीक है,
हम देखा दिखाई में ये सब काम कर लेते हैं कि ठीक है चलो इंस्टा पे कर रहे हैं, हम चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कि मैं आपको ये 100% गारंटी दूंगा कि जितने भी आप वीडियोस देख रहे हो 98% लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये बात आपको पता लगेगी जब आप 12th क्लियर कर लोगे तब। शायद तब भी ना पता लगे, कॉलेज के बाद पता लगे कि आप जितना भी टाइम स्पेंड कर रहे हो इंस्टा पे चैटिंग में अपने सहेला या सहेली के साथ कर रहे हो चैट, वो सारी चैट एक दिन आप खुद अपने हाथ से डिलीट करोगे और खुद कहोगे, रिग्रेट करोगे उस पे कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया था तेरे साथ चैट करके। ठीक है ना? अपनी फीलिंग्स में क्या, मेरी फीलिंग सच्ची थी, मेरे को वो मिली नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन है, कुछ नहीं है। और पढ़ लोगे काम आ जाएगा, कुछ बन जाओगे तो दुनिया पीछे घूमेगी, वो तो क्या ही है चीज। ठीक है, तो अब हेडिंग बनाएंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन की। इसी से मेरे को एक शेर याद आया कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना मेहनत के कोई महान नहीं होता, जब तक हथौड़े की चोट पत्थर को नहीं पड़ती तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। चीज को याद रखना, अपने गोल की तरफ फोकस करो, मेहनत करो, देखो आपकी लाइफ आपको कहां तक लेके जाएगी। ये मार्क माय वर्ड्स कि मेरे जितने भी कहे हुए शब्द हैं, जितने भी कही हुई वादियां हैं, जितने भी शेर हैं, उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए छिपा हुआ है। तो प्लीज फोकस ऑन योर स्टडीज और अपना पढ़ते रहो। ये जो तुम्हारी सोशल मीडिया है इसको ना चलाओ, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं रखा। ठीक है, हमारी, मैं इस स्टेज पे आके समझाऊं इस चीज को। ठीक है, टाइम वेस्ट है, एवरीथिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, एंड माइंड, माइंड साथ में लगता है, आपको पता है इस चीज का। हाँ, तो हमने पढ़ना था एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? हाँ, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन मेनली होगी किसमें? यीस्ट में होगी। यीस्ट क्या, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, नॉन ग्रीन प्लांट कह सकते हैं हम, फंगस जो है एक तरह की यीस्ट। तो कि जो यीस्ट क्या करेगी, ओनली फर्मेंटेशन करती है। यीस्ट क्या करती है? फर्मेंटेशन करेगी, जिससे हम क्या बनाएंगे? एनर्जी बनाएंगे, एटीपी बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएंगे। अच्छा, इसमें भी सेम ग्लूकोज आएगा। ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कौन सा प्रोसेस था? यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, वेरी गुड। ग्लाइकोलाइसिस। प्रोसेस को नहीं बोलना, ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द साइटोप्लाज्म टू फॉर्म द पाइरुवेट। क्या बनाएंगे? पाइरुवेट। अगर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज है तो कितने मॉलिक्यूल पाइरुवेट? दो मॉलिक्यूल। ठीक है, दो मॉलिक्यूल क्या बनेगा? पाइरुवेट बनेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल क्या थी? ग्लूकोज थी। पाइरुवेट आगे किस में जाएगा? कौन सी रेस्पिरेशन है? एनारोबिक है, तो इसमें लिख दूं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये क्या बनाएगा यहाँ पे? C2H5OH। C2H5OH जिसका नाम क्या है? नामकरण करो, इथेनॉल। क्या है? दारू। ठीक है, इथेनॉल बनाएगा, और क्या बनाएगा? CO2 प्लस में क्या बनाएगा? 2ATP। याद रखना इस चीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे किसमें हो रहा है? इन साइटोप्लाज्म। ये किसमें चल रहा है? साइटोप्लाज्म में चल रहा है। क्या? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना इन द
पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करना है हमने ग्लूकोज को इन द साइटोप्लाज्म इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। तो पायरुवेट आगे किस में चेंज होगा? इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में। और यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज होगी? याद रखना 2 एटीपी एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ कितनी एटीपी? 2 एटीपी एनर्जी ही सिर्फ बनेगी, सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी। ये भी किसमें है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है। और इथेनॉल बनेगी, दारू बनेगी। ठीक है, तो हम यीस्ट का ये सिर्फ किसमें होगी? यीस्ट में होगी, सारी प्रोसेस ये वाली होगी। ये हम चीज किसमें यूज करते हैं? टू फॉर्म द अल्कोहल। अल्कोहल वगैरह ड्रिंक्स वगैरह बनाने में हम यूज करते हैं इसको। जैसे वाइन हम बनाते हैं जो, वो शुगर का, उसमें से शुगर, वो सॉरी, ग्रेप्स में से उसकी जूस निकाल के ग्रेप्स का, उसके अंदर हम क्या करते हैं? यीस्ट को डालेंगे। यीस्ट को डाल दिया, उसके बाद यीस्ट क्या करेगी? उसमें जितना भी ग्लूकोज पड़ा है, जितना भी फूड पड़ा है उसके अंदर, उसको ये वाले प्रोसेस तक ले जाएगी। यहाँ से निकलते ही एक तो वो अल्कोहल फॉर्म कर देगी और CO2 फॉर्म कर देगी और 2 एटीपी एनर्जी भी फॉर्म करेगी, जिससे ये सरवाइव कर सके इस एनर्जी से। तो इसने हमारे लिए क्या फॉर्म किया? अल्कोहल फॉर्म किया। तो ये सब चीज कहाँ पे यूज होती है? याद रखना, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में यूज होती है, फर्मेंटेशन में यूज होएगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन का दो टाइप है। एक तो यीस्ट का था, एक ह्यूमन में भी होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसको नोट डाउन कर लो, इसको इरेज कर रहा हूँ। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस आ सकता है क्वेश्चन। डिस्क्राइब हाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ह्यूमंस। अच्छा, मान लो आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत ज्यादा भाग दौड़ के आए हो, या फिर तुम मसल स्ट्रेच वगैरह करके आए हो, या फिर जिम जाके आए हो। बहुत बड़ा एग्जांपल जिम का। बहुत सारे आप में से बच्चे होंगे जो जिम जाके आए होंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि 2-3 दिन जिम जाने के बाद, नहीं, फर्स्ट डे जाने के बाद हमारी हालत इतनी पतली हो जाती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर जितना भी फूड है, ग्लूकोज है, इसके साथ हमने क्या करना है? ग्लाइकोलाइसिस करना है, साइटोप्लाज्म में करना है। इसके बाद पायरुवेट भी बन जाएगा। इसके बाद दिक्कत आएगी। पायरुवेट बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल, पायरुवेट बनने के बाद दिक्कत आएगी। याद रखना, ग्लूकोज बना, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट बना, फिर उसके बाद बनेगा लैक्टिक एसिड प्लस CO2 प्लस में 2 ATP। नोट दिस इक्वेशन। यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ? हमने मान लो फिजिकल एक्सरसाइज की, हम बहुत ज्यादा दौड़ के आए, हमारी अब मसल्स जो हैं वो थक चुकी हैं। उनको ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिले? ऑक्सीजन मिले, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें? रेस्पायर करें, रेस्पिरेशन करें। अब ऑक्सीजन अंदर ले ली मसल्स ने, ऑक्सीजन ले ली अंदर मसल्स ने। अब ऑक्सीजन की क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी ऑक्सीजन की। सारी अब मसल ने जल्दी जल्दी फटाफट यूटिलाइज करनी शुरू कर दी, क्योंकि मसल को चाहिए था, मसल थक रही थी। उसके बाद अब मसल ऑक्सीजन जब लेगी, वहां पे क्या आएगी? हल्की सी एब्सेंस आएगी। एब्सेंस आई ना ऑक्सीजन की, कि जल्दी जल्दी पहले मसल्स ने ऑक्सीजन यूज कर ली, अब हम इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, पर वो फटाफट कर रहे हैं। देखो वहां पे डिफ्यूजन प्रोसेस क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन यूटिलाइज क्या हो रही है? बहुत ज्यादा कम हो रही है। ठीक है, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे, यहाँ पे एब्सेंस नहीं लिखेंगे, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी में लैक्टिक एसिड बना। लैक्टिक एसिड बनने के बाद हम कहते नहीं हमारे नस पे नस चढ़ गई। ठीक है, वो क्या होता है? मेनली क्रैम्प्स होते हैं, मसल्स क्रैम्प होते हैं। तो लैक्टिक एसिड कहाँ बनेगा? हमारी मसल्स में बनेगा। कहाँ बनेगा? मसल्स में बनेगा। जिससे हमारा क्या होएगा? बिल्कुल इतनी इतनी ज्यादा पेनफुल होती है ये क्रैम्प्स जो होते हैं, मसल्स क्रैम्प बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है? एक एसिड प्रेजेंट है, जिसका नाम क्या है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है।
इससे छुटकारा पाने के लिए हम क्या करेंगे, हॉट वाटर बाथ लेंगे या फिर उसकी मसाज करेंगे। हॉट वाटर बाथ से क्या होएगा, हमारी सारी बॉडी का सर्कुलेशन ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ब्लड का क्या हो जाएगा, बिल्कुल इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज करने के कारण क्या होगा, जितनी ऑक्सीजन जहाँ पे डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, जो कमी है वो बिल्कुल पूरी हो जाएगी और हम बिल्कुल क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। तो लैक्टिक एसिड फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, गायब हो जाएगा वहां से। तो ये थी आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, और पिछली हमने क्या पढ़ी, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट पढ़ी। ठीक है, मैं आपको अपने नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा सारा वो डिफरेंस इन द एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कैसे रेस्पिरेशन अक्कर होगी। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, इरेज कर रहा हूं इसको। बाकी जितने भी छोटे छोटे माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा वगैरह हो गया, अर्थवॉर्म्स हो गए, ये सभी मेनली डिफ्यूजन से ही अपनी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं अब। हाँ, तो लिखो रेस्पिरे एरोब, ये रह गया, सॉरी। रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स, और एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे करेंगे हम। तो इसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए तीन कॉमन फीचर्स होना बहुत जरूरी है, इसको याद रखना। थ्री कॉमन फीचर्स टू कैरी आउट रेस्पिरेशन। तीन कॉमन फीचर रेस्पिरेशन को कैरी आउट करने के लिए, नंबर वन क्या होगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए। लार्ज सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमंस में क्या दिया हुआ है, लंग्स दिया हुआ है, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट है। एल्वियोलाई कैसी दिखती है, लाइक दिस, इसका सरफेस एरिया क्या बहुत ज्यादा लार्ज है, जिससे क्या होएगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इस पे अटैच करेगी। ठीक है, डिफ्यूजन के लिए। और क्या होना चाहिए, द मेम्ब्रेन मस्ट बी थिन। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कह लो या फिर ऑर्गन मेम्ब्रेन कह लो, ऑर्गन की जो मेम्ब्रेन है मस्ट बी थिन, क्या होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, फॉर इजी गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, इसके बाद थर्ड और लास्ट पॉइंट इसका कि थ्री फीचर्स का, ये होना चाहिए कि, तीसरा होना चाहिए, गुड ब्लड सप्लाई। ठीक है, ब्लड सप्लाई क्या होनी चाहिए, बहुत बढ़िया होनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जल्दी जल्दी सर्कुलेट करे सारे ऑर्गन्स में और अच्छी हेल्थ रहे ऑर्गेनिज्म की। तो लार्ज सरफेस एरिया, ऑर्गन थिन, मेम्ब्रेन क्या होनी चाहिए, थिन होना चाहिए, और गुड ब्लड सप्लाई होनी चाहिए। इस तीनों चीजों को याद रखोगे अच्छे से। इसके बाद एक और स्टार लगा के चीज लिखवा रहा हूं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पानी में रहने वाले, उनका ब्रीदिंग रेट हैव फास्टर ब्रीदिंग रेट एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल लिख लो या फिर लैंड एनिमल्स लिख लो।
ठीक है। कभी भी फिश को देख लेना, कभी भी किसी चीज को देख लेना, वो क्या होती है अपने सांस को हांफती रहती है। मीन्स उनकी जो ब्रीदिंग रेट है वो बहुत ज्यादा फास्ट रहेगी एज कम्पेयर टू लैंड एनिमल्स, डॉग, काउ, बफेलो, ह्यूमंस, कुछ भी लगा के चलो, उनसे क्या होती है बहुत ज्यादा फास्ट होती है। नोट डाउन करो, इरेज करो फिर। इसके बाद हमने पढ़ना है रेस्पिरेशन इन अमीबा। अमीबा क्या होता है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। कई अमीबा इतने छोटे हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं, कईयों को इजीली माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। रेस्पिरेशन इन अमीबा कैसे करते हैं? मान लो अमीबा प्रेजेंट है ये, तो अमीबा की जो आउटर कवरिंग है, जो मेम्ब्रेन है, ऊपर वाली सेल मेम्ब्रेन है, इसी से ये क्या करेगा? गैसेज एक्सचेंज करेगा। अंदर ऑक्सीजन लेके आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे ही चलता है इसका प्रोसेस। तो अमीबा कैसे करता है? सिर्फ एक लाइन का आंसर आएगा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अमीबा एक्सचेंज the gases through the process of diffusion. Amoeba exchange the gases with the help of cell membrane. ठीक है, इसको याद रखना कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस है अमीबा, उससे क्या करेगा? अपनी गैसेस को क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और उसमें जितने सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसके थ्रू ही करेगा ये। ठीक है, यहाँ पे CO2 बाहर और ऑक्सीजन अंदर करेगा। इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे इसका भाई, जिसका नाम है पैरामीशियम। सेम पैरामीशियम भी सेम करते हैं, यही लाइन आएगी पैरामीशियम के लिए, अमीबा की जगह पैरामीशियम कर देना। ठीक है, ये तुमने दो पढ़ लिए, अमीबा पढ़ लिया और पैरामीशियम पढ़ लिया। इसके बाद पढ़ेंगे, अच्छा एक और चीज। अब मैं ये बता रहा हूँ कि डिफ्यूजन से गैसेज एक्सचेंज हो जाता है, पर ह्यूमंस में ये सिस्टम क्यों दिया हुआ है लंग्स का? ह्यूमन में लंग्स का सिस्टम क्यों है? हमें भी डिफ्यूजन करवा देते भाई। सोचने वाली बात है ना कि डिफ्यूजन करवा देते कि स्किन है, हाँ जी ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, स्किन से कर रहे हैं हम सब कुछ। बट इसमें ये हम हमारा जो सिस्टम है हमारी बॉडी का, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें इतने ऑर्गन्स हैं, इतना बड़ा हमारा शरीर, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पार्ट में ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे? तो साइंटिस्ट ने टेस्ट भी किया वैसे तो, कि अगर हमारी बॉडी ऑक्सीजन डिफ्यूजन से लेती, डिफ्यूजन से हमारा कोई भी प्रोसेस होता, तो 3 साल लग जाते। अगर मान लो हमारे ब्रेन में ऐसे ऑक्सीजन जाती है, 3 साल लग जाते हमारे पैर के अंगूठे तक ऑक्सीजन जाते जाते। तो क्या आप बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकते हो? 1 मिनट नहीं कर सकते, 1 मिनट में जिसको कहते हैं। तो डिफ्यूजन हमारे में अवेलेबल ही नहीं था। ठीक है, इसलिए हमें लंग्स दिए गए, ब्रीदिंग दी गई, ताकि हम ब्रीथ कर पाए। तो देखते हैं आगे अब ह्यूमन में क्या प्रेजेंट है। ह्यूमन में लंग्स प्रेजेंट है। अच्छा, अर्थवर्म का देखते हैं। अर्थवर्म, अर्थवर्म कुछ ऐसा सा दिखता है, हल्का सा बना देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ अर्थवर्म। पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा कैसे। अच्छा, अर्थवर्म कुछ ऐसा सा दिखता है। अर्थवर्म में कैसे होएगी? इसकी जो स्किन होती है वो क्या होती है? मॉइस्ट, थिन एंड मॉइस्ट, थिन एंड मॉइस्ट। पतली स्किन होगी और थोड़ी सी गीली स्किन होगी, नमी वाली स्किन होगी, ताकि इसके ऊपर जैसे ही ऑक्सीजन आए, लैंड करे ऑक्सीजन, ये अपनी ऑक्सीजन अंदर ले और अपनी ब्लड सप्लाई में कर दे आगे। ठीक है, जैसी ऑक्सीजन आई ब्लड सप्लाई में आगे, ऑक्सीजन आई आगे आगे आगे, ऐसे करके ये रेस्पिरेशन करता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है वो भी इसके स्किन के थ्रू ही बाहर जाती है। तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या बन गया? रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या बन गया? स्किन।
याद रखना क्या बन गया, स्किन बन गया। किसमें, अर्थवॉर्म में। अर्थवॉर्म में किससे रेस्पिरेशन करेगा, थ्रू मॉइस्ट एंड थिन स्किन, ठीक है, पतली और गीली स्किन से क्या करेगा, रेस्पायर करेगा। और ये भी किससे हो रहा है, थ्रू डिफ्यूजन। इनमें डिफ्यूजन पॉसिबल है क्योंकि ये इतनी छोटी छोटी तो ऑर्गेनिज्म है और आराम से ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी कर सकते हैं अपनी बॉडी में। इसके बाद ऑर्गेनिज्म आएगा फिश। फिश कैसे करेगी, फिश आप सबको पता है एक्वेटिक एनिमल है और इसमें क्या होगी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ब्रीदिंग ऑर्गन सॉरी, क्या होएगा, गिल्स होगा, ठीक है। तो गिल्स क्या कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे हमारे लंग्स प्रेजेंट है वैसे फिश में क्या प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट है। और मैं फिश बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसके इधर इस साइड कुछ गिल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो ये फिश का जो माउथ है इसमें से पानी अंदर जैसे ही एंटर करेगा ये सारे गिल्स में घूमेगा। गिल्स क्या करेंगी, अच्छा पानी के साथ ये क्या अंदर ले रही है, अपने ऑक्सीजन ले रही है, अंदर इनटेक कर रही है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन सारी गिल्स क्या कर लेंगे, अब्जॉर्ब कर लेंगे। और जो ब्लड सप्लाई आ रही है सारी यहाँ से, जो ब्लड सप्लाई जुड़ी हुई है अंदर फिश के, इसमें से सारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ पे रुक जाएगा, गिल्स में रुक जाएगा। अब ये जो पानी सर्कुलेट कर रहा है, यहाँ से पानी क्या कर देगा, ऑक्सीजन अपनी छोड़ देगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे ही फिश क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है। ऑक्सीजन वाला ब्लड अंदर आया, ऑक्सीजन वाला ब्लड अंदर आएगा, गिल्स पे आएगा, गिल्स पे जैसे ही आया, गिल्स ने कहा कि ऑक्सीजन खींच लो, ऑक्सीजन जैसे खींच ली, फिर पीछे से कार्बन डाइऑक्साइड पुश आया और कार्बन डाइऑक्साइड किसमें मिक्स होगी, वाटर में मिक्स होगी। वाटर में मिक्स होती फिर वाटर क्या हो गया, आउट, ठीक है। तो यहाँ पे फिश में क्या यूज होता है, गिल्स यूज होते हैं एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ये सारा हो गया आपके छोटे ऑर्गेनिज्म, अलग ऑर्गेनिज्म फिश का ही था। तो फिश बाहर नहीं अपना, फिश कभी भी लैंड पे सरवाइव क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें गिल्स प्रेजेंट है और गिल्स हमेशा वाटर में ही वर्क करेंगे, लैंड पे वर्क नहीं करेंगे। तो ऐसे ही ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। ये जितनी भी चीजें हैं कि थोड़ा थोड़ा मैं समझा रहा हूँ, जो आपके माइंड में है, इसको आप समझो। मेरा लिखना मैटर नहीं ज्यादा कर रहा, लिखना लिखा हुआ तो मैं अपने नोट्स में भी बहुत बढ़िया प्रोवाइड कर दूंगा आपको। बस आप ये समझो कि मैं जिस टॉपिक को स्टक कर रहा हूँ, जिस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप बिल्कुल खा जाओ, ठीक है, उसको खा जाओ बिल्कुल ही, कि कुछ भी पॉइंट मिसिंग ना रहे। मैं लाइफ प्रोसेस की लास्ट वीडियो में एक वन शॉट पूरी रिवीजन दूंगा लाइफ प्रोसेस की, जिसमें छोटे छोटे पॉइंट अगर छूट भी गए हो वहां पे हम कवर करेंगे। और डायग्राम जितने भी हैं, फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट पार्ट था जो एलिमेंट्री कैनाल का, वो डायग्राम हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे। लंग्स का डायग्राम भी लास्ट में करेंगे। लंग्स का चलो मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कैसे रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग प्रोसेस होगा, लंग्स के बारे में पढ़ेंगे मेनली इसमें, एल्वेलाई के बारे में, ब्रोंक्यूल्स के बारे में। तो देखते रहो साइंस यात्रा, विजिट अगेन, थैंक यू वेरी मच।